आप घबराइए मत डॉक्टर दिवाकर। जिम्मेदारी की बात अभी आई ही नहीं है। इंजेक्शन देने के बावजूद भी लोग टिटनेस से मरते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आम लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। हरिनाथ बाबू ने भी अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। लेकिन आप डॉक्टर हैं, तो हिमाद्री चक्रवर्ती की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? इस बारे में शायद आपकी कोई राय हो। देखिए मिस्टर मित्रा, कारण एक नहीं है। पहली बात, उसे खुद भी पता नहीं था कि उसे चोट कब लगी थी। उसके दोस्त ने कहा था 15-16 घंटे पहले। अगर वो 16 ना होकर 26 हो तब तो इंजेक्शन शायद बहुत देर से दिया गया। दूसरा कारण ये कि उस लड़के ने पहले कभी प्रिवेंटिव लिया था या नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अगर लिया होता तो इंजेक्शन के असर करने की संभावना ज्यादा रहती। लड़का कहता है याद नहीं, बाप कहता है लिया था। हरिनाथ बाबू की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी पत्नी और बेटे के गुजर जाने के बाद से मैंने देखा है कि कभी कभी उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। हिमाद्री की मौत के बाद क्या उसका दोस्त आपके डिस्पेंसरी से कोई इंजेक्शन की एम्प्यूल ले गया था? ले गया था। एंटी टिटनस? हाँ। ये आपको कैसे पता चला? क्या उसने आपसे मुलाकात की थी? मुलाकात कहना ठीक नहीं होगा। वो मेरे चैम्बर में आया और मुझे बता के गया कि मैं ही उसके दोस्त की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। और ये बात उसने बहुत नरमी से नहीं कही थी। यही दोस्त मारा गया है। क्या मतलब? हिमाद्री चक्रवर्ती का दोस्त अनिकेंद्र सोम। डॉक्टर दिवाकर हैरानी से फेलुदा की ओर देख रहे थे। फेलुदा ने आगे कहा, वो आपके दुकान से दवा लेकर कोलकाता गया था लैब में टेस्ट कराने के लिए। शायद वो काम वो पूरा नहीं कर पाया। उसे पूरा यकीन था कि इंजेक्शन में मिलावट थी। वो चाहता था कि मेरी मदद से इस नकली दवा के काले धंधे की तह तक जाया जाए। मेरे डिस्पेंसरी से कोई नकली दवा नहीं दी जाती। आप क्या दवा शुद्ध है या नहीं ये जांच करके इंजेक्शन देते हैं? डॉक्टर दिवाकर स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो उठे। ये कैसे मुमकिन है? इमरजेंसी केस, तब मैं दवा जांचूंगा या इंजेक्शन दूंगा? आपके डिस्पेंसरी की दवाएं कहां से आती है? होलसेलरों से। उसमें बैच नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है। ये सब कुछ नकली बनवाया जा सकता है, ये बात आप जानते हैं। प्रिंटिंग प्रेस से मिलीभगत होती है इन तस्करों की, ये आप जानते हैं। नामी विदेशी कंपनी के लेवल तक प्रिंटिंग प्रेस के पिछवाड़े से इन जालसाजों के हाथ में पहुंचते हैं, ये आप जानते हैं। डॉक्टर दिवाकर को देखकर लग रहा था कि वो इस सवाल का उपयुक्त उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे। सुनिए डॉक्टर दिवाकर, मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी। आप अपने स्टॉक से एक एंटी टिटनेस का एम्प्यूल निकालिए, उसके अंदर के पदार्थ को लैब में टेस्ट कराइए और रिपोर्ट मुझे दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, आप ये बात समझ ही रहे होंगे। डॉक्टर दिवाकर धीरे से कुर्सी से उठ खड़े हुए, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोले, कल एक जरूरी केस है। अगर कल ना हो पाया तो परसों बताऊंगा मिस्टर मित्रा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस तरह परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमें अब अच्छे से एहसास हो गया कि हम एक भयंकर उलझे हुए मामले में फंस चुके हैं, और जितनी बातें सुन रहे हैं उतना ही अनिकेंद्र सोम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। ऐसे एक इंसान का इस तरह मारा जाना, फेलुदा इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत ही स्वाभाविक है। मुख्य शक 2 नंबर बत्रा पर ही जाता है, लेकिन अगर वो ना हुआ और कोई हुआ तब भी फेलुदा उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। फेलुदा पहले ही कह चुके हैं कि खाने के बाद थोड़ी देर घूमने निकलेंगे, लेकिन उनका मकसद क्या है वो हम नहीं समझ पाए थे। जब वो दरबार स्क्वायर की तरफ बढ़े तब हमें थोड़ा शक हुआ, और वो शक तब सही साबित हुआ जब पुराने महल के सामने एक खुले मैदान में आकर फेलुदा बोले, अब बता तो, कौन सी गली में गए थे दोपहर को? रात में दरबार स्क्वायर की सूरत ही अलग होती है। यहाँ वहाँ से मंदिरों की घंटियों की आवाजें आ रही हैं, और उन्हीं के बीच कहीं से हिंदी फिल्म का गाना भी सुनाई दे रहा है। इसका नाम पहले था मारू टोल,
हिप्पियों ने इसका नया नाम दिया है पिग एली, यानी सुअर गली। पाई शॉप्स के बगल से गुजरते हुए हम उसी तिब्बती दुकान के सामने जा पहुंचे। दुकान अब भी खुली थी। दो एक ग्राहक काउंटर के इस पार खड़े थे और पीछे वही सुबह वाली महिला खड़ी थी। वो पुरुष वहां नहीं था। फेलुदा ने दुकान के बाहर से ही अंदर एक नजर डाल लिया। ये दुकान एक 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर है। दूसरी मंजिल पर सड़क की ओर 2 खिड़कियां हैं, दोनों बंद हैं। एक लकड़ी की खिड़की के झरोके से कमरे के अंदर की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। दुकान के दाहिने तरफ एक संकरी गली के बाद एक 3 मंजिला होटल है। नाम है हेवेंस गेट लॉज, यानी स्वर्ग द्वार कह सकते हैं, लेकिन उस नाम के अनुरूप इसका कोई सौंदर्य नहीं है। फेलुदा होटल के अंदर चले गए, पीछे हम दोनों भी। हाउ मच डू यू चार्ज फॉर रूम्स हियर? काउंटर पर एक दुबला सा व्यक्ति बैठा था जो पेंसिल की नोक से एक पॉकेट कैलकुलेटर को दबाकर कुछ जोड़ घटाव कर रहा था और उसे एक रजिस्टर में लिख रहा था। वो नेपाली है या भारतीय ये तय नहीं हो पा रहा था। फेलुदा ने उससे ही सवाल किया, सिंगल 10 डबल 15। काउंटर के सामने जो खुली जगह थी वहां एक खाली सोफा रखा था और उसकी दीवार पर 3 टूरिस्ट पोस्टर लगे थे। तीनों में हिमालय का कोई ना कोई दृश्य, प्रसिद्ध शिखरों की तस्वीरें थी। Are rooms available? How many do you want? One single and one double, preferably in the first floor facing east. I would like to see the room before I take. काउंटर पर बैठा सज्जन बहुत कम बोलने वाला था। बिना कुछ कहे सिर्फ एक बेल बजाया, जिससे एक नेपाली बेरा आ गया। उस सज्जन ने उसके हाथ में एक चाबी देकर हमारी ओर इशारा किया और फिर से अपने हिसाब किताब में लग गया। बेरे के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर हम सीधे पूर्व दिशा की ओर एक गलियारे से होते हुए एक कमरे तक पहुंच गए। बेरे ने दाएं ओर के आखिरी कमरे का दरवाजा चाबी से खोल दिया। कमरे का वर्णन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कमरा फेलुदा किराए पर लेने नहीं आए हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जो ज़रूरी बात है वो ये कि कमरे की पूर्वी दीवार में एक खिड़की है, जिससे तिब्बती दुकान की दूसरी मंजिल की खिड़की एक ओर से दिखाई देती है। जब तक लाल मोहन बाबू बिस्तर के गद्दे दबाकर बाथरूम की बत्ती जलाकर दराज चेक करके ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि हम सचमुच कमरा लेने आए हैं, तब तक मैं और फेलुदा जो देखना था वो देख चुके थे। दोपहर में जिस तिब्बती आदमी को दुकान में देखा था वो बैठा हुआ था उस मंद रोशनी वाले कमरे में। उसका कंधा दिख रहा था और साफ पता चल रहा था कि वो किसी काम में व्यस्त है। उसके पीछे कार्डबोर्ड के पैकिंग बक्सों का ढेर था, जिससे लग रहा था कि वो या तो बॉक्स से सामान निकाल रहा है या भर रहा है। एक और आदमी कमरे के अंदर था, लेकिन उसकी सिर्फ परछाई दिख रही थी। उससे इतना जरूर समझ में आ रहा था कि वो झुककर तिब्बती के काम को देख रहा है। अचानक मेरे सीने में कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ। उस परछाई ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट मुंह में लगाने के बाद उसने जेब टटोलकर एक और चीज निकाली, लाइटर। अब लाइटर जलाया गया बाएं हाथ से। तुम दोनों आज ही कुछ साइट सीइंग कर लो। अगली सुबह नाश्ते के समय फेलुदा बोले, मुझे फिर से थाने जाना है। ट्रांसपोर्ट तो सन ट्रेवल से मिल ही जाएगा, और कुछ न सही स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ और पाटन घुमाओ। एक दिन में ये तीनों काफ़ी है। रेस्टोरेंट से निकलते ही सामने दिखे मिस्टर बत्रा। इसे ही कहते हैं टेलीपैथी। गुड मॉर्निंग। सज्जन ने मुस्कुराकर हम तीनों को गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। दैट मैन इज बैक हेयर। कल शाम न्यू रोड की एक ज्वेलरी शॉप से निकलते हुए उसे हमारे ऑफिस के एक लड़के ने देखा। उस लड़के को क्या लगा कि आप अचानक पोखरा से लौट आए हैं? बत्रा थोड़ी हंसी के साथ बोले, इसमें एक सुविधा है। मेरा जुड़वा भाई जरा रंग बिरंगे कपड़े पसंद करता है।
तो कल उसने पहना था एक शॉकिंग पिंक पुलोवर और एक हरी शर्ट। जो लोग मुझे जानते हैं वो कभी भी उसे देखकर मुझे नहीं समझेंगे। खैर, मैंने आज ही पुलिस को ये बात बता दी है। एक सब इंस्पेक्टर है जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने क्या कहा? जो कहा उससे मुझे थोड़ी रिलीफ मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस उस आदमी के बारे में जानती है। उन्हें शक है कि वो किसी स्मगलिंग रैकेट से जुड़ा है, लेकिन कोई ताकतवर अमीर आदमी उसके पीछे है जिससे पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। और फिर वो आदमी बहुत चालाक है। जब तक वो कोई गलती नहीं करता, पुलिस सिर्फ घात लगाकर बैठ सकती है। लेकिन आपको जो असुविधा हो रही है वो बात आपने बताई? खुखरी को तो उसने आपके नाम से ही खरीदा था। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या वो आदमी अपने अपराध का बोझ मेरे सिर मढ़ सकता है। इस पर वो सब इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, मिस्टर बत्रा, डोंट थिंक दैट नेपाल पुलिस इज सो स्टूपिड। अब क्या बोलूँ मैं। तो फिर अब आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मिस्टर मित्रा। और मैं कहूँ तो आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। पहली बार काठमांडू आए हैं और सिर्फ एक क्रिमिनल के पीछे भागते रहेंगे, ये क्या ठीक बात है? आप एक दिन फ्री रखें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी ने तराई के राप्ती वैली में एक नया फॉरेस्ट बंगला बनाया है। रियली वंडरफुल स्पॉट। आप आज शाम को बताइए, मैं कल सुबह के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दूंगा। अगर मैं फ्री रहा तो खुद भी आपके साथ चलूंगा। क्या कहते हैं? तराई का नाम सुनते ही मेरा मन झूम उठा। लाल मोहन बाबू की आंखें भी चमक उठी। फिर भी अच्छा हुआ कि फेलुदा ने न तो वादा किया और न ही प्रस्ताव को नकारा। आपने सुअर गली की घटना क्यों छिपा ली? सज्जन के चले जाने के बाद जटायु ने पूछा। उसका कारण है, जांच से जुड़ी सारी बातें सबके सामने खोल देना ये आपके जासूसी हीरो प्रखर रुद्र का तरीका हो सकता है, लेकिन प्रदोष मित्र का नहीं। खासकर जब उस व्यक्ति से कुल मिलाकर सिर्फ 2.5 घंटे की जान पहचान हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गया, सीखा, जाना, समझा। मिस्टर बत्रा को हमने गाड़ी के बारे में बता दिया था। 9:30 बजे एक टोयोटा हाजिर हुई। जब हम निकल रहे थे, फेलुदा टेलीफोन डायरेक्टरी में व्यस्त थे। बोले कि इस एरिया की दवा दुकानों के नाम नोट कर रहे हैं। एक ही शहर में स्वयंभूनाथ जैसा बौद्ध स्तूप और पशुपतिनाथ जैसा हिंदू मंदिर, ये केवल काठमांडू में ही संभव है। पशुपति में तपेश, तुम दृश्य देखो कहकर और मुझे छोड़कर मंदिर में जाकर पूजा करवा के टीका वगैरह लगवाए लाल मोहन बाबू। मंदिर लकड़ी का बना है, दरवाजे चांदी के और शिखर सोने से मढ़ा हुआ। गेट के अंदर जाते ही सामने दिखती है एक विशाल सोने की नंदी की मूर्ति जो पत्थर के चबूतरे पर विराजमान है। चबूतरे से आगे बढ़ो तो नीचे बागमती नदी बह रही है, वहीं है शमशान। नदी के पार पहाड़। स्वयंभू जाने के लिए गाड़ी पहाड़ी घुमावदार रास्ते से ऊपर तक एक जगह जाती है, फिर बाकी का रास्ता सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। हम गाड़ियों से उतरे तो देखा कि सीढ़ियों के मुहाने तक तिब्बती सामान बिक रहे हैं। लाल मोहन बाबू को अचानक इच्छा हुई कि वो एक जाप यंत्र खरीदें। सामान कुछ खास नहीं, एक छड़ी के ऊपर एक डिब्बा जिससे एक चेन लटक रही है। चेन के अंत में एक गेंद जैसी चीज। छड़ी को घुमाने पर वो डिब्बा और गेंद भी घूमने लगते हैं। मुझे समझाते हुए बोले, जब लिखते समय दिमाग में थॉट्स ना आए, समझे तपेश, तो लगता है कि हाथ में कुछ घुमाने को मिले तो शायद दिमाग खुल जाए। लगता है चाप यंत्र इज आइडियल फॉर दैट। 4 किस्म के थे ये, लकड़ी, तांबा, चांदी और हाथी दांत के। लकड़ी वाला भी चल जाता, लेकिन यहाँ के टूरिस्टों के लिए कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं। 2000 साल पहले पहाड़ी की चोटी पर बने बौद्ध स्तूप स्वयंभूनाथ में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है स्तूप की चोटी के ठीक नीचे चारों ओर बने स्तंभ पर लहरदार भौं वाली
जोड़ी जोड़ी आंखें, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर लगता है कि वो आदि काल से पूरे काठमांडू घाटी पर सतर्क नजर रखे हुए हैं। कहां क्या हो रहा है सब जानते हैं, लेकिन कभी बोलेंगे नहीं। स्तूप एक समतल चबूतरे पर खड़ा है जो लोगों और बंदरों की भीड़ से खचाखच भरा है। लाल मोहन बाबू को कमर में एक ठोकर लगी। उन्होंने कहा बंदर की ठोकर, लेकिन वो असल में बंदर नहीं था, ये हमें बाद में पता चला। उस घटना का जिक्र, जैसा कि कहते हैं, उचित स्थान पर होगा। असल घटना घटी पाटन में। पाटन शहर, जिसका पुराना नाम ललितपुर है, बागमती नदी के उस पार काठमांडू से केवल 3 मील दूर है। शहर में प्रवेश करते ही एक विशाल तोरण मिलता है, जिसे पार कर एक दुकान के सामने गाड़ी रोककर हमने कोल्ड ड्रिंक पीकर प्यास बुझाई और फिर वहां के दरबार स्क्वायर पहुंच गए। फेलुदा ने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था। जब हमारे काठमांडू एडवेंचर पर लिखेगा तो ध्यान रखना कि फेलू मित्र की जासूसी कहानी कहीं नेपाल का टूरिस्ट गाइड न बन जाए। तो फेलुदा की बात ध्यान में रखकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 1500 साल पहले लिच्छवी वंश के राजा वरदेव द्वारा बसाया गया पाटन या ललितपुर अपने मंदिरों, स्तूपों, महलों, लकड़ी की कारीगरी, स्वर्ण स्तंभ पर राजा की मूर्ति आदि के कारण लाल मोहन बाबू को अविश्वसनीय, अभावनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय, अननुकरणीय, अविस्मरणीय जैसे 26 विशेषण हर 3 मिनट में एक बार बोलने का मौका दे रहे थे। मेरा विश्वास है कि यदि वो विशेष घटना न घटी होती तो वे और 15 मिनट तक ऐसे ही बोलते रहते। घटना तब घटी जब दरबार स्क्वायर पार कर हम दाएं मोड़ लेकर एक बाजार में पहुंचे। बाद में पता चला कि ये बाजार मंगल बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चारों ओर छोटे छोटे दुकानों में नेपाली और तिब्बती सामान बिक रहे थे। काठमांडू की तुलना में यहाँ दाम कम थे और भीड़ भी कम, इसीलिए देखने में आसानी थी। हम सामान देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। लाल मोहन बाबू की नजर जाप यंत्रों पर थी। फेलुदा ने कहा था कि पाटन की लकड़ी की कारीगरी विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए कीमत कम होने के बावजूद वो कई चीजें देखकर हाई क्लास कारीगरी नहीं है कहकर उन्हें खारिज कर रहे थे। तभी देखा कि बाजार के अंतिम छोर पर एक अपेक्षाकृत शांत हिस्से में एक बड़े पुराने मकान के नीचे एक दुकान के सामने टेम्पो में माल लाता जा रहा था। जब पास जाकर देखा तो पता चला कि वही जाप मंत्र जैसी चीजें बक्सों में भरकर शायद काठमांडू के बाजार के लिए रवाना की जा रही थी। यहीं पर शायद ये चीजें बनती हैं, समझे तपेश? देखने में तो एकदम असली माल लग रहा है। ये शायद एक फैक्ट्री है। ये असंभव नहीं था। फेलुदा ने कहा था कि पाटन में कई कारीगर पुरानी चीजों को नए रूप में बना रहे हैं। अच्छे दाम पर मिल सकती हैं, पूछ लूं? पूछिए ना। वो भी गया पानी में। दुकानदार ने कहा, दूसरी दुकान में देखिए, हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। जो माल भेजा जा रहा है वो सब ऑर्डर का माल है। धात, हमारा तो लक ही। लाल मोहन बाबू की बात अधूरी रह गई और उसी समय हमारी दोनों की नजर चली गई पास की गली की ओर। एक आदमी गली के दाहिने ओर से बाएं आ रहा है। तिब्बती, वही पीली टोपी, वही लाल चोगा, वही एक आंख बड़ी एक छोटी। ये वही सुअर गली के तिब्बती दुकान की बेंच पर अधझपकी में बैठा आदमी था। वो एक घर से निकलकर जिस घर के सामने हम खड़े हैं उसी के बगल के दरवाजे से अंदर चला गया। क्या अंदर गया? जहां हम खड़े हैं वहां से दरवाजा दिख नहीं रहा। उसे देखने के लिए 4 कदम आगे बढ़कर बाईं गली में जाना होगा। हम दोनों को फिर वही पीछा करने का जोश चढ़ गया। आदमी कहां गया देखना जरूरी है।
जासूसी जैसा कोई भाव चेहरे पर न आने देने की पूरी कोशिश करते हुए हम दोनों गली में आगे बढ़े। करीब 20 हाथ आगे बढ़ते ही बाईं ओर एक दरवाजा मिला, जिसकी चौखट और पटों पर ऐसी लकड़ी की कारीगरी थी कि देखने से आंखें ठहर जाएं। दरवाजा बंद है। घर की इस तरफ दीवार में सिर्फ यही एक दरवाजा है। उसी दरवाजे से वो आदमी भीतर गया है और 10 कदम आगे जाकर घर खत्म हो गया। उसके बाद एक गली बाईं ओर मुड़ गई। हम गली के मुहाने तक आगे बढ़ गए। इस तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। हम यथासंभव टूरिस्ट जैसी भावभंगिमा लिए गली में आगे बढ़े। ये उसी घर का पिछला दरवाजा है, जिसके सामने की दुकान से जाप यंत्रों का माल काठमांडू भेजा जा रहा था। इसी घर में दाखिल हुआ था सुअर गली का वो तिब्बती। लालमोहन बाबू धीरे से बोले, जाएंगे क्या अंदर? ये दरवाजा खुला है। ये आकार में भी छोटा है और इसका दिखावा भी कम, क्योंकि ये बैक डोर है। लालमोहन बाबू चलिए। अगर पूछे तो क्या कहोगे? कहेंगे टूरिस्ट हैं, अंदर क्या है देखने आए हैं, चलो। हम दोनों सिर झुकाए दरवाजे से अंदर के पैसेज में घुस गए। पैसेज पार करते ही दाईं ओर एक छोटा सा आंगन दिखाई दे रहा था। उसी के दाईं ओर शायद कोई कमरा है, क्योंकि वहीं से आवाज आ रही थी, मशीन जैसी आवाज। नहीं, ठीक मशीन जैसी नहीं, मानो कोई मशीन जैसा कुछ चल रहा हो, लेकिन उसमें और भी कई आवाजें मिली हुई हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उस आवाज में एक लय है। हम सांस रोके पांव दबाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। बाईं ओर एक दरवाजे के पीछे अंधेरे में एक कमरा है। एक पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। वो दाईं ओर से आ रही है। आवाज करीब आ रही है। अब जो आदमी आ रहा है वो दिखेगा। गला सूख गया। समझ गया कि अगर वो कुछ पूछेगा तो गले से आवाज नहीं निकलेगी, और कोई सोच विचार किए बिना मैंने एक झटके में लालमोहन बाबू को खींचकर बाईं ओर अंधेरे कमरे में घुसा दिया। सड़क की ओर एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी, जिसमें एक खाट, एक तांबे का बर्तन और एक रस्सी से टंगे कुछ कपड़े दिख रहे थे। हम दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनने लगे कि पैरों की आवाज पैसेज से होकर वापस सड़क की ओर चली गई। हमारे दाईं ओर एक और दरवाजे के पार एक और कमरा है और वहां भी अंधेरा है। चटाइयों की आस्तीन पकड़कर मैंने उन्हें खींचते हुए उस कमरे में घुसा लिया। कमरे में लकड़ी और गत्ते के बक्सों का ढेर, साथ में कुछ तांबे की चीजें, कुछ मूर्तियां और 20-25 लकड़ी की छापें भी हैं। बाईं ओर कोने में लालमोहन बाबू की पसंद की चीजें पड़ी हैं, 3 लकड़ी के जाप यंत्र। हम कमरे में घुसते ही बाईं ओर के दरवाजे के पीछे छिप गए। अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस कमरे के बाहर ही बरामदा है और आंगन के दूसरी ओर जो कमरा है, आवाज वहीं से आ रही थी। आदमी वापस लौट आया है। वो हमें ढूंढ रहा है। पैसेज से उसके पैरों की आवाज आती है। किसी को ना पाकर वापस लौटता है। जिस कमरे में हम हैं, उसकी दाईं दीवार की ओर आंगन की तरफ एक के बाद एक 3 दरवाजे हैं। बाहर से आने वाली रोशनी 3 बार बाधित हुई, वो हमने देखा। अब वो हमारे ठीक बगल वाले दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया है। एक धुंधली छाया कमरे के भीतर चौखट पार करके आ गई। मेरी सांस अटक गई। शरीर की सारी ताकत समेटकर खुद को तैयार कर रहा हूं। जो करना है मुझे ही करना होगा। वो आदमी जैसे ही 2 कदम और बढ़ा, उसने हमें देख लिया। उसकी पहली चौंक जाने वाली प्रतिक्रिया के पहले ही मैंने छलांग लगाकर उसके ऊपर धावा बोल दिया। दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर घुमाकर दीवार से टकरा दूंगा, यही सोचा था।
लेकिन वो आदमी बहुत ताकतवर निकला। एक झटके में उसने मेरे हाथ छुड़ाकर मेरे कोट की लेबल दोनों हाथों से पकड़कर मुझे जमीन से उठाकर हवा में लटका दिया। शायद इरादा था मुझे फेंक देगा, लेकिन लाल मोहन बाबू ने बीच में अड़चन डाल दी। हमारे दोनों के बीच से हाथ घुसाकर वो उस आदमी के हाथों को मेरे कोट से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उस आदमी की कोहनी की एक चोट ने लाल मोहन बाबू को कार्डबोर्ड के बक्सों के ढेर पर फेंक दिया। मेरे दोनों हथेलियों से मैंने उसके ठोड़ी के नीचे धक्का देकर उसका सिर पीछे झुका दिया, लेकिन समझ रहा हूं कि मैं अब भी हवा में हूं, अब भी वो मुझे पकड़े हुए है। अचानक हाथ ढीले हो गए, मेरे पैरों के नीचे फिर से जमीन। वो आदमी मुड़ तोड़ कर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। उसके सिर पर चोट लगी थी, चाप यंत्र की चोट। 5 सेकंड के अंदर हम दोनों फिर से सड़क पर थे। जाप यंत्र लाल मोहन बाबू की थैली में। पाटन से लौटकर इंदिरा रेस्टोरेंट में लंच करके, जबकि उनके मेन्यू में मोमोज नहीं था, करीब 3 बजे जब होटल पहुंचे तो देखा फेलुदा बिस्तर पर लेटे एक नई अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं। नाम ब्लैक मार्केट मेडिसिन। जैसे ही हमारी ओर देखे उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या हुआ? लग रहा है मारपीट करके आए हो। हम दोनों ने मिलकर पाटन की पूरी घटना उन्हें सुना दी। जानता था फेलुदा बीच बीच में बहुत से सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि आज हमने दोनों मिलकर एक जबरदस्त काम किया है। क्यों ये ठीक ठाक कह नहीं सकता, लेकिन उस पूरे घर में जैसे कुछ बड़ा धोखाधड़ी का मामला छुपा हुआ था। एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जबकि बाहर से देखने पर प्राचीन पाटन की इमारतें और लकड़ी की नक्काशी की तारीफ करने के सिवा और कुछ करने को नहीं था। सब सुनकर फेलुदा ने शाबाश कहकर हम दोनों की पीठ थपथपाई। अगर जासूसी में वीर चक्र जैसा कोई सम्मान होता तो मैं तुम दोनों के नाम की सिफारिश करता, लेकिन आप जिस चीज से बाजी मार ले गए, जरा वो चीज तो दिखाइए। लाल मोहन बाबू हल्के मूड में थैली से जाप यंत्र निकालकर दिखाने लगे। उसके अंदर कोई मंत्र भरा है या नहीं वो देखा आपने? क्या? ओम मणि पद्मे हुम। क्या? ओम मणि पद्मे हुम, तिब्बती महामंत्र। ये मंत्र एक कागज में 1000 बार लिखकर या छापकर हर जाप यंत्र के अंदर भरने की बात है। भरेंगे? कहाँ भरेंगे? वो जो ऊपर का हिस्सा है वो एक डिब्बा ही तो है, उसका सिरा ढक्कन की तरह खुल जाना चाहिए। अच्छा। लाल मोहन बाबू ने एक बार घुमाव दिया और उसका सिरा खुल गया। नो साइन ऑफ मंत्र। अंदर कुछ भी नहीं है। नथिंग। नो नो नो, देयर इज समथिंग। कोई पाउडर जैसा चमचमा रहा है। कहाँ? दिखाइए। इस बार फेलुदा ने अच्छे से अंदर देखा, फिर लैम्प के पास बेड साइड टेबल पर उसे उल्टा करके झाड़ा। कांच, कांच के टुकड़े। एक बड़ा टुकड़ा है फेलुदा। देखा है। लगता है कोई छोटा पाइप जैसा टुकड़ा है। पाइप नहीं, एम्प्यूल। असावधानी से टूट जाने के कारण पूरे यंत्र को ही रद्द कर दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि इन जाप यंत्रों में नकली दवाइयों की तस्करी होती थी? इसमें कुछ भी अजीब नहीं। जाप यंत्र के भीतर भरकर पैकिंग केसों में रखकर उन्हें पिग एली के तिब्बती दुकान की ऊपरी मंजिल में जमा किया जाता था। वहां से निश्चित रूप से ये माल थोक विक्रेताओं तक जाता और फिर वहां से दवाखानों में। जो बक्से उस होटल के कमरे में तुमने देखे थे और जो आज टेम्पो में लादे जा रहे थे, क्या वे एक जैसे थे? आइडेंटिकल, जवाब दिया जटायु ने। समझ गया। सप्लाई का पूरा काम कर रहा है नकली बत्रा, और अगर ये धंधा बड़े पैमाने पर हो रहा है तो बहुत सारा माल
सीमा पार भारत में भी जा रहा होगा। बिहार, यूपी के छोटे शहरों में कितने लोग ये नकली दवाइयाँ खाते हैं और नकली इंजेक्शन लगवाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। डॉक्टर को शक हो भी जाए तो वो शोर नहीं मचाता। जैसे कि हमने देखा ही है, ये दौर ही ऐसा है। चाचा अपने प्राण बचा। फेलुदा बिस्तर से उठकर कुछ देर तक तेज कदमों से चहलकदमी करते रहे। लालमोहन बाबू फिर से जाप यंत्र का ढक्कन लगाकर हाथ में लेकर घुमा रहे हैं। फेलुदा के बहुत से कारनामों में वे अक्सर दर्शक की भूमिका निभाते आए हैं। आज वे कह सकते हैं कि स्वयं रंगमंच पर अवतरित हुए हैं। घड़ी में देखा 3:45 बज चुके हैं। मैंने लालमोहन बाबू को याद दिलाया कि अब तक उनकी पैंट सिलकर तैयार हो जानी चाहिए। अरे देखो, भूल ही गया। वे एक छलांग में सोफे से उठ खड़े हुए। हा, आज तो हम लोग कैसीनो जा रहे हैं ना, ट्राउजर उसी मकसद से सिलवाया है। फेलुदा ने चहलकदमी रोककर एक ताली बजाई, जैसे मन से सारे विचार हटा दिए हों, और बोले, गुड आइडिया। आज तो एक छुट्टी बनती है। डिनर के बाद 1 घंटे कैसीनो में बिताएंगे। हालांकि कैसीनो का किस्सा 1 घंटे में खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 8:30 बजे तक डिनर करके हम निकल पड़े। सुना था कि कैसीनो सुबह 4 बजे तक खुला रहता है और असली भीड़ रात 11 बजे के बाद आती है। अभी जाएं तो थोड़ी खाली जगह मिल जाएगी। होटल शहर से कुछ बाहर है। बस में जाते जाते साफ समझ में आ रहा था कि हम अब आबादी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सड़क की लाइट्स के सिवा और कोई खास रोशनी नजर नहीं आ रही थी। करीब 15 मिनट के बाद थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर एक गेट आया। फिर दाईं ओर एक बड़ा लॉन और स्विमिंग पूल पार करके फिर दाईं ओर मुड़कर बस होटल के पोर्टिको के ठीक सामने जाकर रुकी, यानी सीधे कैसीनो के प्रवेश द्वार पर। विशाल होटल के एक हिस्से में ही ये कैसीनो था। समझ गया कि बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें होटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं। आज के हमारे हीरो कम से कम इस वक्त तक थे लालमोहन बाबू। विदेशी फिल्मों में देखे गए सभी शिष्टाचारों को निभाना जैसे उन्होंने ठान ही लिया हो। हालांकि ये जरूरी नहीं कि वे हर बार उन शिष्टाचारों को सही ढंग से लागू कर पाए हों। जैसे स्विंग डोर से अंदर घुसते ही बाईं ओर काउंटर के पीछे बैठे 2 बो टाई पहने सज्जनों की ओर देखकर ऊंची आवाज में हेलो, हाय कहना शायद विदेशी शिष्टाचार में नहीं आता, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि काठमांडू के दर्जी महोदय ने उनकी पैंट बहुत अच्छी बनाई थी। साथ में न्यू मार्केट से खरीदी हुई हल्के रंग की जर्किन और सिर पर नेपाली टोपी। इन सब के मेल से लालमोहन बाबू में एक अच्छा खासा स्मार्टनेस आ गया था, ये मानना ही पड़ेगा। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद असली कैसीनो आता है। एक जापानी महिला सीढ़ियां चढ़ रही थी, हाथ में पर्स खोलकर पैसे रखते हुए, और लालमोहन बाबू की नज़र उनके हाथ में पकड़े कार्ड पर थी। नतीजतन अगर मैंने समय रहते उनकी जर्किन की बाह पकड़कर खींचा नहीं होता तो दोनों के बीच टक्कर हो जाती। लालमोहन बाबू जिस तरह मुस्कुराकर महिला की ओर एक्सक्यूज मी देखकर बोले, उसकी कीमत लाख रुपए थी। हालांकि वे जितना आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करें, असली कैसीनो में घुसते ही चारों ओर का माहौल देखकर उन्हें अंत में फेलुदा की शरण लेनी ही पड़ी। फेलुदा भी उन्हें बचाने के लिए तैयार थे। हाथ में जो कार्ड है उसमें 5 तरह के खेलों के लिए 5 कूपन है। आपके बस का केवल जैकपॉट है, बाकी किसी का भी आप सिर पैर नहीं समझ पाएंगे। आप जैकपॉट वाले कूपन को उस काउंटर पर दीजिए। वो कैसीनो का बैंक है। वहाँ आपको $1 के हिसाब से नेपाली रुपए में पैसे मिलेंगे, शायद 11 रुपये के करीब। उसमें आपको जैकपॉट में 11 मौका मिलेंगे।
अगर कुछ जीते तो आगे खेल सकते हैं, अगर पैसे ख़त्म हो जाए तो अपनी जेब से देना होगा। कहाँ रुकना है वो पूरी तरह आपकी मर्जी। ज़्यादा हारने पर क्या होता है उसका बड़ा उदाहरण तो है ही युधिष्ठिर। एक बड़ा हॉल और उसके दाईं ओर एक मध्यम आकार के कमरे को मिलाकर बना है कैसीनो। बड़े हॉल में पॉन्टून, ब्लैक जैक, फ्लश और असली खेल रूले के अलावा कुछ जैकपॉट मशीनें हैं और छोटे वाले कमरे में है कीनो और जैकपॉट। फेलुदा को मैंने रूलेट की ओर जाते देखा। हम दोनों दाएं तरफ के कमरे में दाखिल हुए। हमने अपने कूपन बदलकर पैसे ले लिए। तीन तरफ की दीवारों के सामने 13-14 जैकपॉट मशीनें खड़ी थी। मैंने एक मशीन के पास ले जाकर कहा, बिल्कुल आसान चीज़ है, ये देखिए स्लॉट। वेट मशीन की तरह इसमें पैसा डालिए, फिर इस दाईं ओर के हैंडल को खींचिए, फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। मतलब अगर जीत हुई तो मशीन से पैसे निकलकर इस पात्र में गिरेंगे, जैसे वजन मापने पर कार्ड गिरता है। हारने पर कुछ नहीं निकलेगा। एक बार करके देखूं? हाँ, डालिए 1 रुपया। डाल दिया। एक घरघराहट की आवाज के बाद लगा कि रुपया किसी जगह जाकर गिरा और मशीन के स्क्रीन पर एक लाइन चमक उठी, कॉइन एक्सेप्टेड। अब हैंडल खींचिए जोर से। लाल मोहन बाबू ने हैंडल खींचा। मशीन के सामने एक चौकोर कांच की खिड़की के पीछे 3 तरह की तस्वीरें थीं, पीला फल, लाल फल और एक घंटा। हैंडल खींचते ही मशीन के भीतर से एक घूमने की आवाज शुरू हो गई और कांच के पीछे की तस्वीरें बदलते बदलते 5 सेकंड के भीतर खट 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 आवाज के साथ एक नए कॉम्बिनेशन पर रुक गई। पीला फल, नीला फूल, और तभी झन झन करके 2 रुपए आकर पात्र में गिर पड़े। जीत गया क्या? बिल्कुल जीते। 1 पर 2, अगर किस्मत हो तो 1 पर 100 भी हो सकते हैं। ये देखिए चार्ट, किस कॉम्बिनेशन पर कितना मिलेगा ये इसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, ओके। मैं 2 मशीन छोड़कर अपनी मशीन पर चला गया। 7-8 और लोग, देशी विदेशी, पुरुष महिला खेल में लगे हुए थे। कमरे के कोने में एक काउंटर पर आदमी बैठा था जिससे प्लास्टिक का बाउल मिल जाता था पैसे रखने के लिए। मैंने 2 बाउल मांगे, एक लाल मोहन बाबू को दे दिया। खेल इतना रोमांचक था कि न तो कहीं और नजर जाती थी, न कोई और विचार आता था। लगता था जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य यही जैकपॉट है। फिर भी एक बार मैंने बाई ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि लाल मोहन बाबू बाउल में काफी रुपए लेकर काउंटर पर गए और उसके बदले में नोट ले आए। मेरी भी लगातार जीत हो रही थी और अब रुकने का सवाल ही नहीं था। तभी फेलुदा पास के कमरे से लौट आए, साथ में एक 25 साल की महिला। फिलहाल कुछ देर का ब्रेक। वाह सर। समझ में आया कि लाल मोहन बाबू को फेलुदा का प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 433 से बुलावा आया है। मतलब? महिला ने ही समझा दिया। रूम नंबर 433 में आपके एक फ्रेंड हैं। उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि आप तीनों एक बार उनसे मिलें। Who is this friend? लाल मोहन बाबू अभी भी पूरी तरह कैसीनो के मूड में थे। नाम नहीं बताया, लेकिन कहा है कि आप तीनों उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलो जल्दी से मिल आते हैं, जिज्ञासा हो रही है और 10 मिनट से ज़्यादा तो वहाँ रुकने की ज़रूरत भी नहीं। मजबूरी में हम खेल रोककर उस अज्ञात मित्र से मिलने निकलना पड़ा। महिला हमें लिफ्ट तक छोड़कर नमस्कार करके लौट गई। 4थी मंजिल पर लिफ्ट से उतरकर बाईं ओर कालीन बिछी गैलरी के आखिरी छोर पर जाकर रूम नंबर 433 फेलुदा ने ही बेल बजाई। कम इन। दरवाजा लॉक नहीं था, हल्के से धक्का देने पर खुल गया। हम फेलुदा को आगे कर अंदर दाखिल हुए। बड़े से बैठक खाने में केवल एक लैंप जल रहा था। कमरे के एक कोने में एक सोफे पर जो सज्जन बैठे थे, उनकी ठीक पीछे वो लैंप जल रहा था जिससे उनका चेहरा साफ साफ पहचानना मुश्किल था।
अंदर जाने पर देखा, नहीं, कोई और नहीं है। बाहर से जो बातें सुनाई दे रही थी उससे लग रहा था कि कमरे में और भी लोग हैं। अब देखा, सज्जन के सामने एक टेलीविजन के पास एक और मशीन है। रंगीन अमेरिकन फिल्म चल रही थी, यानी वीडियो प्ले हो रहा था। फिल्म की आवाजें बाहर तक आ रही थी। आइए मिस्टर मित्रा, आइए अंकल। मेरा सिर भन्ना रहा था, गला सूख गया था, पेट में एक अजीब खालीपन महसूस हो रहा था। ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है। फेलुदा ने कहा था, इसके जैसा धूर्त प्रतिद्वंदी अगर सामने हो तो उससे लड़ने में भी मजा आता है। पवित्र नगरी काशी में इसका सामना हुआ था फेलुदा से। मगनलाल मेघराज, जिसका पगार पर रखा गया नाइफ थ्रोअर लाल मोहन बाबू पर निशाना साधकर खेल दिखाकर उनकी उम्र 3 साल तो कम कर ही चुका था। काठमांडू में क्या कर रहा है ये खतरनाक आदमी? आइए आइए, बैठिए। टीवी के पास जो मशीन है उससे एक तार सीधे उस आदमी के हाथ में है, जिसकी छोर पर एक स्विच है। उस स्विच को दबाते ही फिल्म और आवाज दोनों गायब हो गए। वेल मिस्टर मित्रा, हम दोनों एक एक सोफे पर बैठ गए। मेरे पास में लाल मोहन बाबू। अब जाकर उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। चेहरा ज्यादा नहीं बदला है, अब भी धोती पहने हुए हैं, लेकिन शेरवानी में एकदम अमीर आदमी की झलक है और उसके बटन हो सकता है हीरे के हों। सबसे बड़ा बदलाव है माहौल में। बनारस की गली के घर की गद्दी और 5 स्टार होटल के रॉयल सूट में जमीन आसमान का फर्क है। तो असली छुट्टी मिली। उसकी क्या गुंजाइश है? ढेकी स्वर्ग में भी जाए तो धान कूटे, जानते हैं ना। यहाँ आप क्या धान कूटेंगे मिस्टर मित्रा? मगनलाल के सामने चांदी की ट्रे में चाय की सामग्री रखी है। कप का आखिरी घूंट लेकर उन्होंने कप नीचे रखा और बगल की मेज से फोन उठा लिया। टी और कॉफी, बेस्ट दार्जिलिंग टी मिलती है इस होटल में। चाय ही हो जाए। रूम सर्विस को फोन करके 3 चाय का ऑर्डर देकर फोन रख के फिर फेलुदा की ओर देखे मगनलाल मेघराज। 3 चाय ले आओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इंडिया में आप हीरो हैं, बिग डिटेक्टिव। काठमांडू इज फॉरेन कंट्री मिस्टर मित्रा। यहाँ आपकी कोई जान पहचान है? अभी अभी एक पुराने जानकार से तो मुलाकात हो गई। मगनलाल हल्की हंसी हंसे। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही। आप मुझे देखकर तो सरप्राइज हो गए होंगे, हाँ? हाँ, जरा हुआ तो, लेकिन इसलिए नहीं कि आप जेल से बाहर हैं। हैरानी इस बात की है, आपने अपना प्लेस ऑफ वर्क बदल लिया है। क्यों? बनारस होली प्लेस, काठमांडू भी होली प्लेस, वहाँ विश्वनाथ जी, यहाँ पशुपतिनाथ जी, एक ही बात है मिस्टर मित्रा। जहाँ धर्म है वहीं मेरा कर्म है, क्या कहते हैं अंकल? हाँ, समझ गया। जटायु हंस तो रहे थे, लेकिन बोलने की हालत में अभी भी नहीं है। जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं, क्या वो दवाइयों से संबंधित कोई काम है? मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। बाघ के सामने खड़े होकर इस तरह की बेपरवाह बात करने की हिम्मत सिर्फ फेलुदा में ही हो सकती है। दवा? व्हाट दवा मिस्टर मित्रा? सूद का कारोबार मेरा है, ये बात ठीक है, लेकिन दवा का क्या मतलब है? तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। जरूर, लेकिन फेयर एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, आप कहिए, फिर मैं भी कहूंगा।
मेरा काम बहुत सिंपल है मिस्टर मित्रा। मैं कला का व्यापारी हूँ, ये आप जानते हैं। और नेपाल में जो कला का डिपो है वो भी आप जरूर जानते होंगे। फेलुदा चुप। लालमोहन बाबू तेज सांसें ले रहे थे। अब आपकी बात बोलिए, फेयर एक्सचेंज। आपने सारी बात खुलकर बताई, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी बात पूरी तरह कहता हूँ। मैं यहाँ एक मर्डर की जांच करने आया हूँ। मर्डर? जी हाँ, मर्डर। यू मीन द मर्डर ऑफ मिस्टर सोम? मैं रह गया सन। पता नहीं फेलुदा भी चौंके या नहीं, लेकिन लाल मोहन बाबू ने ठंड लगने का बहाना बनाकर दांत किटकिटा दिए। वैसे होटल के अंदर का तापमान पहले से ही थोड़ा कम था। शायद कैसीनो में लोगों की भीड़ के कारण वहां ठंड नहीं लगी थी। आपने बिल्कुल सही पहचाना मगनलाल जी। मिस्टर अनिकेंद्र सोम। चाय आ गई। मगनलाल के आदेश पर नई ट्रे से केवल 3 कप प्लेट और टी पॉट रखा गया और पुरानी ट्रे से मगनलाल का इस्तेमाल किया हुआ प्याला और पॉट उठा लिया बेयरा ने। मुझे विश्वास है कि मिस्टर सोम ने यहाँ की किसी व्यक्ति की कुछ परेशानी बढ़ा दी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। मगनलाल हमारे लिए चाय डाल रहे थे। हम तीनों ने उठकर अपनी अपनी चाय लेकर फिर बैठ गए। फेलुदा ने कप टेबल पर रखकर पिछली बात को आगे बढ़ाया। मेरा मानना है कि मिस्टर सोम जान चुके थे कि यहाँ कोई घिनौना धंधा चल रहा है। इस सिलसिले में वे कोलकाता गए थे। एक मकसद था मुझसे मिलना, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब जब आप खुद हत्या के बारे में जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या आप इस मामले में भी शामिल हैं? मगनलाल थोड़ी मुस्कान के साथ अधखुली आंखों से कुछ समय तक फेलुदा की तरफ देखते रहे। हमारे हाथ के प्यालों से उम्दा किस्म की चाय की खुशबू निकल रही थी। मैं और लालमोहन बाबू इस हालत में भी बिना चुस्की लिए नहीं रह सके। जगदीश, मगनलाल ने अचानक आवाज दी, जिससे मैं चौंक गया। बैठक के दोनों ओर और कमरे हैं, ये तो आते ही समझ गया था। अब मगनलाल के पीछे के एक दरवाजे से एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसी समय एक आवाज हुई। लालमोहन बाबू के हाथ का प्याला कांपकर सॉसर से टकरा गया। जगदीश नाम का जो आदमी मगनलाल के पीछे खड़ा था वो था बत्रा नंबर 2। पास से देखकर बत्रा से थोड़ा फर्क समझ में आया। इनकी आंखें कुछ तीखी हैं, कानों के पास बाल कुछ सफेद हुए हैं और शायद शरीर में मांस थोड़ा ज्यादा है। एक और बड़ा फर्क, इनकी नजरों में कोई अपनापन नहीं है। इन्हें पहचानते हैं? नहीं। तो सुन लीजिए जासूस बहादुर, इन्हें परेशान मत कीजिए। मुझे पता है कि आप इनके पीछे पड़े हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जगदीश इज माय राइट हैंड मैन। हालांकि जो काम ये करते हैं वो सब लेफ्ट हैंड से करते हैं। वाह फेलुदा, अब भी नर्व स्टेबल, आवाज में रत्ती भर भी कंपकपी नहीं। मगनलाल कुछ कहने से पहले ही फेलुदा ने एक सवाल पूछ दिया। आपको मालूम है कि इनसे हूबहू मिलती जुलती शक्ल का एक और आदमी काठमांडू में है? मगनलाल का चेहरा और भी गंभीर हो गया। हाँ, मुझे पता है। अगर वो आदमी आपका दोस्त है तो टेल हिम टू बी वेरी केयरफुल। जो भी करे सोच समझ कर करे। आप तो आज पशुपतिनाथ जी का शमशान देखकर आए हैं लालमोहन बाबू। मगनलाल की नजर फिर फेलुदा की ओर घूम गई। अगर ये बत्रा सोचता है कि वो अपने किए का इल्जाम जगदीश के सिर मढ़ देगा तो आप उसे बता दीजिए मिस्टर मित्रा कि 2 दिन के अंदर उसकी बॉडी इसी शमशान में दफनाया जाएगा, विदिन 2 days। जरूर बताऊंगा। फेलुदा ने भी अपनी चाय खत्म कर कप नीचे रख दिया। मगनलाल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी।
और एक बात बता दूं मिस्टर मित्रा, आप दवा की बात कर रहे थे। क्या आपको मालूम है हमारे देश के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एलोपैथ डॉक्टर्स। माइसिन जानते हैं? सिन का मतलब पता है? सिन मतलब पाप। ये लोग पेट चीरकर, पीठ चीरकर, खून निकालकर पैसा लूटते हैं। किसी भी स्मगलिंग रैकेट से ज्यादा खतरनाक है ये। देश के लोग अगर एलोपैथी छोड़कर देसी दवा की ओर लौटे तो देश का कल्याण होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, आपकी बात सुन ली, लेकिन आप खुद अभी एलोपैथी नहीं छोड़ पाए हैं। आपके टेलीफोन के पास जो शीशी रखी है वो चरणामृत की तो नहीं लगती। वो शीशी इस तरह से छुपाई गई थी कि आंखों से दिखना मुश्किल था। ये बात मगनलाल को जो बिल्कुल पसंद नहीं, वो उनके चेहरे पर सख्ती से समझ आई। चलता हूँ मगनलाल जी, चाय वाकई बढ़िया थी। होटल पहुंचते ही रिसेप्शन के बेंच पर हरिनाथ चक्रवर्ती को बैठे देखकर मैं चौंक गया। इतनी रात को क्या बात है? बताया गया कि वे पिछले 1 घंटे यानी 10:30 बजे से हमारा इंतजार कर रहे थे, किसी खास जरूरत के लिए। आइए हमारे कमरे में। इस शांत स्वभाव वाले आदमी में मैंने एक छुपी हुई बेचैनी देखी। क्या बात है, बताइए तो। कमरे में आकर उनको सोफे पर बिठाकर फेलुदा ने पूछा। वो थोड़ा समय लेकर जैसे अपने विचारों को समेट लिए, फिर बोले, हिमाद्री के इस तरह चले जाने से सब कुछ जैसे गड़बड़ा गया था। और सच कहूं तो ऐसा भी लग रहा था कि जब उसे लौटाया नहीं जा सकता तो इतनी बातें कहने से भी क्या फायदा। आप किसकी बात कह रहे हैं? करीब 3 साल पहले हिमाद्री ने यहाँ एक चोर धंधे का भंडाफोड़ किया था। गांजा, चरस आदि गुप्त रूप से यहाँ से भेजा जा रहा था। हिमाद्री बहुत ही रेकलेस और एडवेंचर प्रिय लड़का था। अपनी जान की उसे कोई परवाह नहीं थी। स्मगलिंग हो रही है ये सुना जा रहा था, पर अड्डा कहाँ है पता नहीं चल रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिमाद्री को हेलीकॉप्टर से नेपाल के उत्तर दक्षिण दोनों ओर जाना होता था। एक बार उत्तर की ओर जाकर उसने खुद पता लगाया कि अड्डा हेलाम्बू के पास एक शेरपा गांव में है। उसने पुलिस को खबर दी और इस वजह से पूरा गिरोह पकड़ा गया। आपको क्या लगता है, क्या हाल ही में उसने इसी तरह के किसी और चोर धंधे का पता लगाया था? मुझे उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मरने से करीब 5 दिन पहले से 2 दोस्तों में जोश भरी बातें करते देखा। उनकी कुछ बातें मेरे कानों में भी आई। मैंने उससे कहा था, तू इन झमेलों में मत पड़, ये गिरोह बड़े खतरनाक होते हैं, इनमें दया माया नाम की कोई चीज नहीं होती। उसने मेरी बात नहीं मानी। इनके बेरहम होने का सबूत तो हमें अनिकेत सम की हत्या से मिल ही रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर हीमू टिटनस से न मरा होता तो शायद इन्हीं लोगों ने उसे भी मार डाला होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरिनाथ बाबू ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर फेलुदा को दिया। ये किसी नोटबुक से फाड़ा गया पन्ना था। उस पर लाल स्याही से देवनागरी में एक लाइन लिखी थी। ये देखिए, ये हीमू की पैंट की जेब में मिला था। उसके मरने के बाद मेरे नौकर को मिला और उसने मुझे दिया। नेपाली भाषा लग रही है। हाँ, इसका मतलब है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। फेलुदा ने कागज लौटाते हुए एक सूखी हंसी के साथ कहा। सबसे आश्चर्य की बात है कि नकली दवा के चोर धंधे को रोकते हुए आपके बेटे की मौत उन्हीं नकली दवाओं के इंजेक्शन से हुई। तो आप मानते हैं कि इंजेक्शन में मिलावट थी? मेरा तो यही विश्वास है। सही है या नहीं, ये उम्मीद है कि कल पता चल जाएगा। डॉक्टर दिवाकर को जो दवा टेस्ट करने के लिए दी गई है, वो बात फेलुदा ने हरिनाथ बाबू को बता दी। सज्जन उठ खड़े हुए। पता नहीं ये सब जानकारी आपके किसी काम की है या नहीं। मेरे मन की कुछ धुंधली बातें
अब थोड़ी स्पष्ट हो गई। ये ही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है जांच के लिए। गुड नाइट मिस्टर मित्रा। हरिनाथ बाबू के जाते ही लालमोहन बाबू ने भी गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चले गए। मैं लेट गया। हालांकि फेलुदा की चाल ढाल से लग रहा था कि बेडसाइड लैंप अब कुछ देर तक चलता रहेगा। आज की रात कितनी अजीब बीती। हिमाद्री बाबू का चोर धंधेबाजों को पकड़वाना, मगन लाल जैसा खतरनाक इंसान और उसकी बेपरवाह धमकी, इन्हीं सब के बारे में सोचते सोचते मेरी आंखें झपकने लगी। इसके बाद कब मेरी नींद लग गई पता नहीं। जब उठा तब पूर्व की दिशा की खिड़की से धूप कमरे में भर गई थी। फेलुदा नहा धोकर दाढ़ी बनाकर तैयार हो चुके थे और अभी अभी किसी को फोन करके रिसीवर रखे। ओके, राइट, थैंक्स। उठ जा, तब से काम है। आज सुबह ही बत्रा से एक बार मिलना ज़रूरी है। उसे बताना है कि उसकी हालत बहुत सेफ नहीं है। फोन किसे किया था? पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छी खबर है, दोनों सरकारों में समझौता हो गया है। हाँ, ये तो शानदार खबर है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने जो दूसरा फ़ोन किया उसकी खबर उतनी अच्छी नहीं। क्यों? किसे किया था फोन? डॉक्टर दिवाकर। उन्हें आज सुबह सुबह कोई अर्जेंट कॉल आया था और वे अब तक नहीं लौटे। मुझे बात कुछ जच नहीं रही। क्यों फेलुदा? लगता है कि वे हमारे लिए दवा की जांच कर रहे थे, जो उस तस्कर गिरोह को पसंद नहीं आया। हालांकि ये मेरा अंदाज़ा है। देखता हूँ, 1 घंटे बाद फिर से फ़ोन करके देखूँगा। अगर तब भी कुछ पता नहीं चला तो डिस्पेंसरी चला जाऊँगा। मैं आधे घंटे में तैयार हो गया। फेलुदा ने कहा था कि नीचे रहेंगे ताकि कोई फ़ोन आए तो तुरंत रिसेप्शन से बात कर सके। नीचे जाकर देखा तो वो टहल रहे थे। अभी तक नहीं लौटे डॉक्टर दिवाकर। मुश्किल है कि वो कहाँ गए हैं, ये घर के लोगों को भी नहीं मालूम। और बत्रा? बत्रा का नंबर मिल नहीं रहा और 2 बार कोशिश करूँगा। नहीं मिला तो ब्रेकफास्ट के बाद सीधे उसके ऑफिस चला जाऊँगा। वैसे भी एक गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी। फेलुदा ने यह भी कहा कि जल्दी ब्रेकफास्ट करके बत्रा के ऑफिस सन ट्रेवल्स जाना होगा। वहां फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा। फेलुदा को देखकर हम सब ने सिर्फ कॉफी पीकर ब्रेकफास्ट निपटा लिया। मन कह रहा था कि आज बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, समझ में नहीं आ रहा था। हमारे होटल से मिस्टर बत्रा का ऑफिस सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर था। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन साफ सुथरा ऑफिस। देखकर समझ में आ गया कि इसकी उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं। एक दीवार पर नेपाल के राजा और रानी की तस्वीरें और दूसरी दीवार पर जिस व्यक्ति की तस्वीर लगी थी वो ही इस ऑफिस के मालिक मिस्टर राणा हैं। ऑफिस जाकर जो खबर मिली वो बम फोड़ने से कम नहीं थी। बत्रा के कमरे में जाकर देखा वो नहीं है। मौजूद हैं उनके सेक्रेटरी मिस्टर प्रधान। उन्हीं से पता चला कि मिस्टर बत्रा को अचानक बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मिस्टर बत्रा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें तराई में हमारा नया बंगला देखने की बड़ी इच्छा है, इसीलिए मिस्टर बत्रा को उनके साथ जाना पड़ा। हाँ, जाते जाते उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर हमें गाड़ी चाहिए तो वो व्यवस्था कर देंगे। उस इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम जान सकते हैं क्या? जी सर्टेनली, मिस्टर मेघराज, मगन लाल मेघराज ओबेरॉय होटल में ठहरे हैं। बहुत बड़े आर्ट डीलर हैं। लालमोहन बाबू ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। समझ गया कि मेघराज का नाम सुनते ही उनकी धड़कन बढ़ गई है। सच ही है, जहां बाघ का डर होता है वहीं अंधेरा होता है। मिस्टर बत्रा इतनी आसानी से मगनलाल के जाल में फंस जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ से आपके बंगले तक पहुँचने में कितना समय लगता है? जी, आपको त्रिभुवन रोड पकड़कर हेटोड़ा जाना होगा। 150 किलोमीटर्स। हेटोड़ा एक शहर है,
वहाँ आप लंच कर सकते हैं क्योंकि हमारा बंगला नया है, वहाँ किचन चालू नहीं हुआ है। शहर से दाहिने मुड़कर राप्ती नदी के किनारे 3 किलोमीटर चलकर फिर दाहिने 2 फरलांग अंदर जाकर बंगला मिलेगा। जंगल के बीच बहुत सुंदर जगह है। फेलुदा ने आधे घंटे बाद होटल में गाड़ी भेजने के लिए कह दिया। उन्हें एक बार दरबार स्क्वायर की ओर भी जल्दी जाना था। बोले, तुम लोग होटल जाकर मेरा इंतज़ार करो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगेंगे। गाड़ी 20 मिनट में आ गई और फेलुदा 25 में। बोले, उन्हें एक बार फ्रीक स्ट्रीट जाना पड़ा था। वो कहाँ है? मैंने पूछा। यहीं पास में, इसे हिप्पियों की गली भी कह सकते हो। 5 मिनट में ही हमारी टैक्सी शहर पार कर त्रिभुवन रोड पर निकल गई। फेलुदा के हाथ में नोटबुक थी, आंखों में सोच की लकीरें, बाहर के दृश्य से बिल्कुल उदासीन। काठमांडू की 4000 फीट ऊंचाई से हम और भी ऊपर चढ़ चुके थे। तीनों ओर बर्फ से ढकी चोटियां नजर आ रही थी। पहले से ही पता था कि 7500 फीट तक जाना पड़ेगा, इसीलिए मफलर साथ में रख लिया था। 1.5 घंटे गाड़ी चलने के बाद उसकी जरूरत पड़ ही गई। साथ में फ्लास्क में कॉफी था जो गाड़ी में ही तीनों ने पी ली। थोड़ी ही देर में ढलान शुरू हो गई। महाभारत पर्वत श्रृंखला पार करके अब हम घने हरे शिवारिक पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रास्ते में ही राप्ती घाटी में स्थित हेटौंडा शहर आ जाएगा। वहीं से त्रिभुवन राजपथ छोड़कर दाएं मुड़ना था। तपेश, बत्रा का पूरा नाम जानता है? नोटबुक बंद करके अचानक फेलुदा ने पूछा। नहीं तो, उन्होंने कभी बताया ही नहीं। अभी बताएं तो तुम्हें पता होना चाहिए था। उसके ऑफिस की टेबल पर एक प्लास्टिक नेम प्लेट पर पूरा नाम लिखा था, अनंत लाल बत्रा। हेटौंडा पहुंचते पहुंचते 2 बज चुके थे। भूख लगनी चाहिए थी लेकिन लगी नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि भूख प्यास भूल जाती हैं। ये वैसी ही स्थिति थी। लाल मोहन बाबू से पूछा तो बोले, फूड इज नथिंग। ड्राइवर रास्ता जानता था। वो त्रिभुवन रोड छोड़कर दाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर से राप्ती नदी पत्थर तोड़ती हुई 2 तरफ के घने जंगलों के बीच से दौड़ रही थी। दाईं ओर सड़क के भी घना साल जंगल था। बार बार मन कह रहा था, यही तो है वो तराई, वो सिहरन भरी वन भूमि जो हिंसक जानवरों का अड्डा मानी जाती है। सिपाही विद्रोह के बाद नाना साहेब अपने साथियों सहित भारत से भागकर इसी तराई के किसी हिस्से में छिपे थे। सड़क फिर दाईं ओर मुड़ी। ये कच्ची थी, हाल ही में बनी लग रही थी। इस रास्ते पर 3 मिनट चलने के बाद ही लाल टाइलों की छत वाला काले लकड़ी का बंगला दिखा। जंगल के कुछ पेड़ काटकर एक हिस्सा साफ किया गया था और उसी में ये बंगला कंपाउंड के भीतर बनाया गया था। दाईं ओर मुड़कर बंगले के गेट से होते हुए कंकड़ीले रास्ते पर आवाज करती हुई हमारी गाड़ी बंगले के बरामदे के सामने जाकर रुकी। बाईं ओर कंपाउंड के भीतर ही थोड़ी दूरी पर 2 गराज के सामने एक और गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी रुकते ही उस जगह की अद्भुत खामोशी का अंदाजा हो गया। झींगुर की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। नहीं, ये सही नहीं। कोई हल्की सी खटखट की आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन कहां से ये समझ में नहीं आ रहा था। हमारी गाड़ी का ड्राइवर दूसरी गाड़ी की ओर चला गया और हम तीनों सीढ़ियों के 3 पायदान चढ़कर जाली वाला दरवाजा खोलकर बरामदे में पहुंचे। अंदर आइए मिस्टर मित्रा। सामने वाले कमरे से ही आवाज आई। मगनलाल की भारी आवाज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तीनों बैठक में गए। कमरे में तीनों तरफ सोफा था, बीच में एक बड़ा गोल मेज, दीवार पर नेपाल के नजारे वाली तस्वीरें, फर्श पर तिब्बती कालीन। एक कोने में एक मेज पर रेडियो रखा था और दूसरे कोने में एक बुकशेल्फ में कुछ किताबें और पत्रिकाएं। हमारे सामने वाले सोफे के एक कोने में बैठा मगनलाल टिफिन कैरियर से
पूड़ी और सब्जी खा रहा था। एक नौकर पास खड़ा था पानी का जग और थाली लिए हुए। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति वहां नहीं था। मैं जानता था आप आएंगे। खाना खत्म करके गीले तौलिए से मुंह पोंछते हुए बोला मगनलाल। हम तीनों बैठ चुके थे। आप किस सिलसिले में आए हैं ये मैं जानता हूँ मिस्टर मित्रा, लेकिन दिस टाइम माय टर्न। घोघा बार बार दाना नहीं खाता, खाएगा क्या? फेलुदा खामोश। बनारस में जो आपने मेरी बेइज्जती की थी वो मैं भूला नहीं हूँ मिस्टर मित्रा। बदला लेने का मौका अगर आप देंगे तो क्या मैं नहीं लूंगा? एक धप धप की आवाज सुनाई दे रही थी जो शायद बंगले के ही किसी हिस्से से आ रही थी। लग रहा था दाईं ओर के किसी कमरे से। क्या आवाज है समझना मुश्किल था। मिस्टर बत्रा कहाँ है, ये जान सकते हैं? मगनलाल की धमकी को नजरअंदाज करते हुए शांत स्वर में पूछा फेलुदा ने। मगनलाल ने अफसोस जताने के अंदाज में बोला, बहुत अफसोस मिस्टर मित्रा। मैंने तो कल ही कहा था जगदीश मेरा राइट हैंड मैन है। राइट हैंड तो एक ही होता है इंसान का, हैं? फिर दोनों का क्या जरूरत? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि मिस्टर बत्रा कहाँ है। बत्रा जिंदा है मिस्टर मित्रा। शेरवानी की जेब से पान की डिब्बी निकालकर 2 पान मुंह में डालते हुए बोला मगनलाल मेघराज। दिन के वक्त वो सुरक्षित रहेगा। तराई की बात तो आप जानते ही हैं। सरकार का कानून है कि वाइल्ड लाइफ नहीं मारा जा सकता, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ इंसान को मारे तो क्या? उसके खिलाफ कोई कानून है? आप जो यहाँ आ गए, काठमांडू में आज क्या हो रहा है ये आपको पता है? क्या हो रहा है मिस्टर मित्रा? आपका पाटन वाला कारखाना और काठमांडू की सुअर गली का गोदाम को आज छानबीन के लिए तहस नहस किया जा रहा है। मगनलाल हंसते हुए बोला, आप क्या सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ मिस्टर मित्रा? पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। पाटन में दिखेगा हैंडीक्राफ्ट बन रहा है और सुअर गली में दिखेगा गोदाम खाली है। सब माल लॉरी में मैं साथ ले आया हूँ मिस्टर मित्रा। इटौना के रास्ते लारी में माल जाता है इंडिया टिम्बर। उसी लारी में सारी दवाइयाँ चली जाएंगी बिहार यूपी। दवाओं का बहुत काम तो मेरा इंडिया में ही होता है। लेबल, कैप्सूल, एम्पोल, कैप, वाइल सब कुछ इंडिया से ही आता है। बाकी काम होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग इंडिया के लोगों से ज़्यादा काम करते हैं और बेटर काम करते हैं। मेरे कान बहुत अच्छे हैं शायद, इसीलिए झिंगुर की आवाज के अलावा एक और आवाज सुन सका। फेलुदा की गर्दन भी एक पल के लिए हल्की सी बाईं ओर घूमी। समझ गया वो भी आवाज सुन चुके हैं। जगदीश! समझ गया कि मगनलाल बात खत्म करके अब काम पर आ गए हैं। दाएं ओर के कमरे से जो आदमी हमारे कमरे में दाखिल हुआ, उसके बाएं हाथ में जो रिवॉल्वर था वो सीधे फेलुदा की ओर तनी हुई थी। उठिए आप लोग, अब उठिए उठिए। मगनलाल गरज कर हुक्म दिया। हम खड़े हो गए। हाथ ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर। हमने हाथ उठा दिए। गंगा, केसरी। 2 और आदमी, जिन्हें भला तो कहा ही नहीं जा सकता, पीछे के दरवाजे से दाखिल होकर सीधे हम तीनों की तलाशी लेकर फेलुदा की जेब से उनकी कोल्ट रिवॉल्वर निकालकर मगनलाल को दे दिए।
रिवॉल्वरधारी जगदीश महोदय को दिन के उजाले में देखने के बावजूद जो अंतर बत्रा के साथ पहले देखा था, उससे ज्यादा कोई फर्क अब भी नहीं लग रहा था। दाईं ओर से फिर वही धप धप की आवाज सुनाई दी। इस बार मगनलाल उधर एक झुंझलाए हुए नजर से देखकर बोला, वेरी सॉरी मिस्टर मित्रा, आपके एक और फ्रेंड को भी मैंने यहाँ बुला लिया है। वे हमारी दवाइयों को लेकर लैब में टेस्ट करके झंझट खड़ा कर रहे थे, तो नेचुरली उन्हें थोड़ा रोकना पड़ा। क्या वो भी बाघ के पेट में जाएंगे? नो 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 मिस्टर मित्रा, उनसे मेरा दूसरा काम होगा। एक डॉक्टर को पास में रख लेना बहुत फायदेमंद होगा मेरे लिए मिस्टर मित्रा। मेरा अपना दिल बहुत अच्छा नहीं है, शायद आपको ये बात पता नहीं। तो फिर चरणामृत से काम नहीं चला? मगनलाल इस बात का कोई उत्तर देते उसके पहले ही गंगा और केसरी नाम के दो पहलवान जैसे आदमी लंबी लंबी रस्सियां लेकर कमरे में दाखिल हुए और सीधे हमारी ओर बढ़ने लगे। तभी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी कि उन्हें लिखकर समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले बाहर से किसी गाड़ी की आवाज आई। उसी वक्त जगदीश ने खच की आवाज के साथ रिवॉल्वर की सेफ्टी कैच खोलकर उसे फेलुदा की ओर टारगेट कर जैसे ही तानने की कोशिश की, फेलुदा ने कुछ समझने के पहले ही अपने दाहिने पैर से एक जोरदार किक मारी, जिससे रिवॉल्वर उस आदमी के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। लेकिन उससे पहले ही ट्रिगर पर दबाव पड़ने से एक तेज आवाज के साथ गोली चल गई, जो जाकर बंद सीलिंग फैन के ब्लेड के किनारे से टकराकर उसे घुमाना शुरू कर दिया। इस बीच कब कमरे में इतने लोग घुस आए जान ही नहीं पाया। इनमें से किसी को मैं नहीं जानता, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये सभी पुलिस वाले, नेपाल पुलिस। उन्हीं में से एक ने झपट कर पकड़ लिया जगदीश को, जो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। मगनलाल सोफा छोड़कर खड़ा हो गया, उसकी आंखों से आग बरस रही है। खबरदार, मेरे बदन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, खबरदार। आपके बारे में बाद में बात करेंगे मगनलाल जी, पहले इस व्यक्ति का मामला निपट जाए। फेलुदा की नजर अब पुलिस के कब्जे में पकड़े गए जगदीश पर जा टिकी। के बाएं हाथ की तर्जनी अब तक रिवॉल्वर के ट्रिगर पर थी, इसलिए दिखा नहीं। अब देख रहा हूँ उस तर्जनी पर बैगनी स्याही का निशान है। आप अब भी वही लीक करता हुआ पेन इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर बत्रा? आप अपनी जुबान संभाल कर बात करें मिस्टर मित्रा। सांड की तरह दहाड़ा मगनलाल। जगदीश इज माय। जगदीश नहीं, बत्रा, अनंत लाल बत्रा। ही इज योर राइट हैंड मैन। जगदीश नाम का कोई नहीं है, नकली बत्रा भी नहीं, आदमी एक ही है। जरा दबाव दो तो ये अपनी आंखों के कांटेक्ट लेंस उतार देगा और उसका नकाब उतार जाएगा। और मिस्टर बत्रा शायद नहीं जानते कि आज सुबह उनके घर पर तलाशी हुई है और एक गुप्त कोठरी से कोई नकली 100 रुपए के नोट बरामद हुए हैं, जो आपकी उस नकली दवा की फैक्ट्री में ही छापे जाते थे। नेपाल पुलिस के एक ऑफिसर ने 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकालकर हमारे सामने पेश किया। बत्रा का चेहरा अब ब्लॉटिंग पेपर जैसा हो गया। फेलुदा ने कहा, आपने एक मूर्खता की थी कोलकाता में मिस्टर बत्रा। जो नकली नोट आपने दिया था उस खुपरी दुकान में वो आपने वापस नहीं लिया, क्योंकि जब एक बार कह दिया कि आपने दिया ही नहीं तब उसे वापस लेना संभव नहीं। परिणाम स्वरूप वो नोट दुकान से सीधे पुलिस के हाथ लग गए। अब देखा जा रहा है कि उस नोट का नंबर और आज आपके घर से बरामद नोटों का नंबर एक ही है। बत्रा की हालत खराब, लेकिन मगनलाल अब भी गरज रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ मिस्टर मित्रा, मैं लेकिन। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपकी बकवास बंद करना जरूरी है। तब से तुम दोनों मिलकर इस आदमी को दबोचो। मुझे तो ऐसी चीजें आती ही हैं, लेकिन लाल मोहन बाबू के अंदर अचानक जो ऊर्जा आ गई वो देखकर हैरान रह गया। पुलिस तमाशबीन बनी हुई है और उनके बीच में हमारा ये सीन। दोनों के कंबाइंड धक्के से मगनलाल सोफे में धंस गया।
फेलुदा ने अपनी जेब से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक उसने उस सज्जन के कराहते हुए मुंह में डाल दी। वो थी एक शुगर क्यूब। समझ गया, ये उसी फ्रीक स्ट्रीट के हिप्पियों से लाई हुई चीज है जो आज सुबह ही जुटाई गई थी। दूसरी चीज थी एक स्कॉच टेप, जिससे फेलुदा ने तेजी से एक टुकड़ा फाड़कर मगनलाल के होठों को चिपका दिया। आखिर में सिगरेट केस जैसा दिखने वाला एक डिवाइस निकालकर नेपाल पुलिस अधिकारी को थमाते हुए फेलुदा ने कहा, ये मिनी कैसेट रिकॉर्डर मैंने इस कमरे में आने से पहले ही चालू कर दिया था। इसमें आप लोगों को उस सज्जन की खुद की जुबानी नकली दवाओं के धंधे के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। मेरा अंदाज़ा है कि अपने ऑफिस के पीआरओ के काम के जरिए ही मगनलाल और बत्रा की जान पहचान हुई थी। हम लौटते वक्त काठमांडू से 80 किलोमीटर पहले 7,500 फुट ऊंचाई पर दामन व्यू टावर लॉज की छत पर बैठकर कॉफ़ी और सैंडविच खा रहे हैं। हम तीनों के अलावा मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर, नेपाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर शर्मा और कोलकाता के होमिसाइड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ज्वारदार। डॉक्टर दिवाकर को हाथ पांव और मुंह बंधा हुआ हालत में उस बंगले के बैठक खाने से 2 कमरे दूर साउथ के एक बेडरूम में पाया गया। उन्हीं की लात मारने की आवाज़ें थी, वो धप धप करके सुनाई दे रही थी। उन्हें फेलुदा के कहने पर दवाओं की जांच करनी थी और वही बात उनके मुखबिर के जरिए मगनलाल तक पहुंच गई। मगनलाल का दाहिना हाथ बत्रा आज तड़के एक मरीज को दिखाने के बहाने डॉक्टर दिवाकर को उसके घर से उठा लाया और मगनलाल को लेकर यहाँ बंगले में पहुंचा। मगनलाल के गैंग को काठमांडू ले जाया गया है। LSD खाने का असर क्या हुआ ये कल से पहले पता नहीं चलेगा। घड़ी में 5:05 हो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि हमारे चारों ओर फैली हिमालय की प्रसिद्ध चोटियों पर थोड़ी देर में सुनहरा रंग चढ़ने लगेगा। बत्रा चालाक आदमी है, पढ़ा लिखा और सभ्य होने के नाते उसका भारत में आना जाना था। ये जानकर ही मगनलाल ने उसे अपने अवैध धंधे में घसीटा। अनिकेत सोम जब नकली दवाओं के पीछे पड़ गया तब मगनलाल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश बत्रा के जरिए की। मिस्टर सोम के कोलकाता आने की खबर मिलते ही बत्रा को उसके साथ भेजा गया। एयरपोर्ट या विमान में शायद बत्रा से उसकी पहचान हुई। हालांकि बत्रा मेरे सामने इस बात से इनकार करता रहा। सोम की नोटबुक में एक बात लिखी थी, A-B के बारे में और जानना है। शुरू में मैंने सोचा कि A-B मतलब एंटीबायोटिक्स, लेकिन जब पता चला कि बत्रा का नाम अनंतलाल है तब समझ गया कि सोम दरअसल बत्रा के बारे में और जानकारी चाहता था। शायद बत्रा से बात करके उसे कुछ संदेह हुआ था। मुझे लगता है कि बातचीत में सोम ने बत्रा से कह दिया था कि वो कोलकाता आकर मुझसे मिलेगा। बत्रा मुझे नाम से जानता था। तब उसे विश्वास हुआ कि अगर सोम को मारा जाए तो उसकी जांच मैं ही करूंगा। न्यू मार्केट में संयोग से मुझसे मिलने के बाद ही बत्रा के दिमाग में नकली बत्रा बनाने का अद्भुत आइडिया आया। मार्केट में उसके पास एक प्लास्टिक के बैग में एक नया नीला शर्ट था। मेरे से मिलने के बाद तुरंत ही वो किसी कपड़े की दुकान में गया, ट्रायल रूम में पुराने की जगह नया शर्ट पहन लिया और पुराना एक और पैकेट में भरकर हमारे सामने से गुजर गया, जैसे कि हमें जानता ही नहीं। अगले दिन शाम को मेरे घर आकर वो नकली बत्रा के विचार को मेरे मन में और भी पक्का करने की कोशिश करता रहा। फिर अगले दिन सुबह 9 बजे उसकी काठमांडू की फ्लाइट थी। वो अपना सामान लेकर टैक्सी से तड़के होटल से निकलता है। 5 बजे सेंट्रल होटल जाकर सोम की हत्या करता है और फिर एयरपोर्ट चला जाता है। वो छुरा वही छोड़ देता है ताकि मैं ये सोचूं कि ग्रैंड होटल से जिसने वो छुरा खरीदा था यानी नकली बत्रा वही हत्या का जिम्मेदार है। लेकिन आपको पहली बार शक कब हुआ?
इंस्पेक्टर ज्वारदार ने पूछा। न्यू मार्केट में बत्रा के पुराने फाउंटेन पेन से मैंने उसकी नोटबुक में अपना पता लिखा। उसने मुझसे लिखवाया, क्योंकि अगर वो खुद लिखता तो बाएं हाथ से लिखना पड़ता। वो ये साबित करना चाहता था कि नकली बत्रा ही लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन बात ये है कि जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं उनके पेन की नीब एक खास कोण से घिस जाती है। नतीजा दाएं हाथ वालों को उस पेन से लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है। यही थोड़ी असुविधा मैंने महसूस की, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया। बाद में जब पता चला कातिल लेफ्ट हैंडेड है, तभी पहला शॉक हुआ और तभी तय किया कि काठमांडू जाकर मामले को गहराई से देखना चाहिए। हाँ, ये सोचा नहीं था कि एक नहीं 2 हत्याएं देखनी होगी। डबल? लाल मोहन बाबू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हम सब चकित, सबकी नजरें फेलुदा पर। दूसरी कौन सी हत्या की बात कर रहे हैं फेलुदा? आखिरकार डॉक्टर दिवाकर बोले। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। टिटनेस की दवा मैंने टेस्ट कर ली थी। वो खबर मिस्टर मित्रा को देने का मौका नहीं मिला। वो दवा वास्तव में नकली थी, इसीलिए उस इंजेक्शन के बाद टिटनेस से मरना भी एक प्रकार की हत्या ही है। जो लोग नकली दवाएं चलाते हैं वे भी हत्यारे ही हैं। लेकिन मैं नकली दवा की बात नहीं कर रहा हूँ। अब डॉक्टर दिवाकर भी आश्चर्य से फेलुदा की ओर देखने लगे। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? उसे बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हिमाद्री चक्रवर्ती ने करीब 3 साल पहले एक काले धंधा का भंडाफोड़ किया था। इस नए काले धंधे को लेकर उसके मन में संदेह पैदा हुआ था। ये बात हरिनाथ बाबू ने हमें बताई। इसलिए मगनलाल के लिए उसे हटाने का कारण मौजूद था, और मगनलाल ऐसा व्यक्ति नहीं जो पीछे हटे। लेकिन वो इसे हटाता कैसे? रास्ता है, अगर उसके पास एक डॉक्टर हो। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर। किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं आप? ऐसे डॉक्टर की जिसकी हाल में हालात में सुधार हुआ है। नई कार, नया घर, सोने की घड़ी, सोने का पेन। आप ये सब क्या बकवास? जो डॉक्टर एक मामूली खर्च देखकर भी ये जानते हुए कि टिटनेस का कोई खतरा नहीं है, इंजेक्शन दे देता है। आज आपको हाथ पैर बांध कर रख देना महज एक नाटक था। ये बात क्या मैं नहीं समझा डॉक्टर दिवाकर? आप भी बत्रा की तरह मगनलाल के राइट हैंड मैन हैं, क्या मैं ये नहीं जानता? लेकिन पानी से क्या किसी की हत्या की जा सकती है, बताइए? नहीं, पानी से नहीं, लेकिन जहर से। हाँ, जहर डॉक्टर दिवाकर, जहर, स्ट्रिक्निन, जिसकी प्रतिक्रिया टिटनेस जैसी ही होती है, पहचानना मुश्किल है ना मिस्टर जवारदार? इंस्पेक्टर ज्वारदार ने गंभीरता से सिर हिलाया। डॉक्टर दिवाकर कुर्सी से फिसलकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। असल में कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आखिर में 3 खबरें दी जा सकती हैं। पहली, LSD खाकर मगनलाल की हालत बहुत खराब हुई। 3 घंटे तक वो जेल की दीवारें नाखून से खरोंचता रहा और फिर टेबल क्लॉथ को काशी के कचौड़ी गली की रबड़ी समझकर चबा चबा कर तार तार कर दिया। दूसरी, नकली दवा और जाली नोट के धंधे का भंडाफोड़ करने के लिए नेपाल सरकार ने फेलुदा को इनाम दिया, जिससे काठमांडू का पूरा खर्च निकल गया और ऊपर से कुछ बच भी गया। तीसरी, लाल मोहन बाबू की बड़ी इच्छा थी कि हमारे काठमांडू के एडवेंचर का नाम हो ओम मणि पद्मे होमिसाइड। जब हमने कहा कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो बस कहकर कुछ खिन्न होकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गए और जापमाला घुमाने लगे। आप सुन रहे थे सत्यजीत रे जी की रचना का हिंदी रूपांतर काठमांडू में कांड। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।